हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर मैं करवा रही थी, उसमें मैंने लास्ट टॉपिक कराया था व्यंजन और व्यंजन के भेद, जिसके साथ आपका जो वर्ण वाला टॉपिक मैंने शुरू किया था वो कंप्लीट हो गया था। वर्ण व वर्ण के भेद, जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद दोनों ही मैंने करवा दिए हैं। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ शब्द और शब्द के भेद। तो शुरू करते हैं शब्द से। शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक समूह को ही हम क्या बोलते हैं? शब्द। या आप बोल सकते हो कि वर्णों का सार्थक समूह, या कैसा समूह? सार्थक, जो एक अर्थ देता हो, वो कहलाता है शब्द। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कमल, एक वर्ण मैंने ले लिया का, दूसरा मा और तीसरा ला। एक क्या बन गया? शब्द कमल। ये एक अर्थ दे रहा है। ऐसे ही उल्टा करके लिख दिया लमक, तो लमक कोई अर्थ तो नहीं दे रहा, तो ये शब्द नहीं है। सार्थक समूह ही कहलाता है शब्द। जैसे राम, लकड़ी, पुस्तक, घर, घास, मकान, मैदान, सारे के सारे क्या है? शब्द हैं। वर्णों का सार्थक मेल या सार्थक समूह होता है शब्द। शब्द के भेद की बात करें तो सबसे पहला भेद है रचना के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। यहाँ से व्युत्पत्ति हटाओ, व्युत्पत्ति नहीं है इसमें। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है यौगिक शब्द। जब हमने दो ऐसे शब्द मिला दिए जिनका पहले से ही कोई अर्थ था, अर्थ दे रहे थे, और उनको मिलाने पे जो नया शब्द बनेगा वो कहलाएगा यौगिक शब्द। जैसे पाठ प्लस शाला। पाठ का भी एक अर्थ है, शाला का भी है, दोनों ही सार्थक शब्द है ना। इनसे मिलकर के क्या बन गया? पाठशाला। तो पाठशाला क्या है? एक यौगिक शब्द हो गया। ऐसे ही पर प्लस उपकार। पर का अर्थ होता है दूसरों पर, और उपकार का मतलब भलाई करना। शब्द क्या बन गया? परोपकार। कैसा शब्द है ये? यौगिक शब्द है। महा प्लस औषधि। महा का भी अर्थ है, औषधि का भी है। शब्द क्या बन गया? महौषधि। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हो। विद्यालय कैसे बना? विद्या प्लस आलय से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से हिमालय, हिम प्लस आलय से बन गया हिमालय। हिम का अर्थ भी है, हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। ऐसी छात्रावास, छात्र प्लस आवास, कैसा है ये? यौगिक शब्द है। ठीक है, छात्रावास कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री किससे बना है मिलके? प्रधान प्लस मंत्री से मिलकर के बन गया आपका प्रधानमंत्री। विश्वविद्यालय, विश्व प्लस विद्यालय, विश्व का भी अर्थ है, विद्यालय का भी है, दोनों को जोड़ के क्या बन गया? विश्वविद्यालय। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। अगला एग्जाम्पल है आपका रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता। यानी कि ऐसे शब्द जिनके हम सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे मेज, अगर मेज को आप तोड़ने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेज प्लस मे प्लस जा। वैसे मत मेज को तोड़ देना, ठीक है ना। मेज को तोड़ने का मतलब है इसके जब खंड करोगे इसके शब्द के तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ग ग प्लस ली, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ना गा का निकल रहा है, ना ली का निकल रहा है। सार्थक टुकड़े हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे घर हो गया, बर्तन, पानी, मकान। ठीक है, यहाँ मैं और भी लिख देती हूँ आपके लिए। माँ प्लस का प्लस ना, मकान का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, मतलब इसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि जो खंड कर रहे हैं उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, मकान का तो निकल रहा है। ऐसे आपका क्या बन जाएगा आगे? घास हो गया, पानी हो गया, जल लिख सकते हैं इसमें, ज प्लस ला, जल से भी नहीं। कमल का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब इसको खंड करेंगे। कमल के खंड करने पर कोई मतलब सार्थक टुकड़े नहीं कर पाएंगे हम, तो वो है रूढ़ शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकें। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, कोई विशेष अर्थ प्रकट करेंगे, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको विद्यालय बताया था, तो विद्या प्लस आलय से मिलकर के बना, और जब उसने एक अर्थ दिया तो क्या अर्थ दिया? विद्या के का घर।
सेम अर्थ दे रहा है। ऐसे ही कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनको हम जैसे ने हमने बोला लंबोदर, लंब प्लस उदर से मिलकर तो बना है, लेकिन अर्थ क्या देता है? लंबा पेट तो नहीं देता ना अर्थ। क्या अर्थ देता है? गणेश जी की तरफ इशारा करता है। पीतांबर, पीला प्लस अंबर, पीला अंबर निकल रहा है ना अर्थ पीले कपड़े, लेकिन इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? श्री कृष्ण की तरफ। तो ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों के मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से तो बने हैं, लेकिन उन जिनसे बने हैं वो अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, अलग ही एक विशेष अर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही आपने बहुब्रीहि समास में सुना होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जब हम उसका मीनिंग निकालते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो वो एक जो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो कुछ और निकलता है, लेकिन वो कोई विशेष ही अर्थ प्रकट करता है, वो कहलाते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन सबके तो नहीं होते ना नीलकंठ। कौन है विशेष? भगवान शिव जी। तो नीलाकंठ, नीलकंठ का जैसे ही नाम आता है किसकी तरफ ध्यान जाता है? भगवान शिव जी की तरफ। यानी कि एक विशेष अर्थ दे दिया नीलकंठ ने। ठीक है ना? तो वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर, कौन? गणेश जी। दशानन, 10 सिर होना चाहिए इसका मीनिंग, लेकिन किसकी तरफ इशारा करता है? रावण की तरफ डायरेक्ट। मतलब एक विशेष अर्थ दे दिया कि 10 मुख किसके हैं? रावण के। तो यहाँ रावण आ जाएगा। ऐसी पंकज, पंकज का अर्थ होता है, पंक मीन्स कीचड़ और ज मीन्स जन्म लेने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कौन? कमल। वैसे तो बहुत सारी चीजें कीचड़ में खिलती हैं, लेकिन यहाँ पंकज किसका अर्थ दे रहा है? कमल का अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार से आप और ले सकते हैं क्या? चारपाई। चारपाई को देखिएगा, चार पैर तो किसी के भी हो सकते हैं, मेज के भी होते हैं, पलंग के भी होते हैं आपके, और किसके होते हैं? कुर्सी के भी चार पैर होते हैं, लेकिन विशेष अर्थ दे रहा है किसके लिए? केवल खाट के लिए। चारपाई किसको बोलते हैं? खाट, यानी कि खटिया को ही चारपाई बोला जाता है। तो ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण कैसे हैं? योग रूढ़ शब्द में आते हैं। जैसे आपका पहला हो जाएगा नीलकंठ, कौन? भगवान शिव जी। मुरलीधर, कृष्ण जी। चक्रपाणी, चक्र किसके हाथ में है? विष्णु जी के हाथ में। दशानन, रावण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर मुख्यतः शब्द को सबसे पहले दो भाग में ही बांट दिया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको बोलते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक एग्जाम्पल देखो, हंसना, खेलना, सोना, रोना, कपड़ा, मकान, ठीक है, अमृत। ये सारे के सारे वर्ण क्या है? चारपाई। ये सब के सब क्या है? सार्थक है, एक मीनिंग दे रहे हैं। निरर्थक जैसे रोटी वोटी, बोलते हैं ना मम्मी रोटी वोटी दे दो, तो रोटी का तो अर्थ है खाना की वाली जो रोटी है वो, वोटी का यहाँ कोई अर्थ नहीं, ये निरर्थक हो गया। पानी वानी ले आओ, तो पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। डंडा वंडा, तो डंडा का अर्थ है, वंडा का कोई नहीं, तो वंडा यहाँ क्या है? निरर्थक है। ऐसे अर्थ के आधार पर जो और बांटे गए हैं वो है आपका सबसे पहला एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक के ही अर्थ के लिए किया जाता है, यानी कि दूसरा मीनिंग ये कोई नहीं देते, केवल एक ही मीनिंग देते। जैसे पुस्तक, घर, गाय, या फिर इस तरीके से जहाँ पहुंचना कठिन हो, तो वो स्थान क्या होता है? दुर्गम। तो जहाँ पहुंचना कठिन हो उसके लिए क्या हो गया? एकार्थी शब्द दुर्गम। महत्वपूर्ण फैसला लेना क्या हो जाएगा? निर्णय। एक और बताइएगा, एकार्थी शब्द बहुत कम खर्च करने वाला, जो बहुत कम खर्च करता है उसके लिए क्या यूज करेंगे? बताइएगा। अगला है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि शब्द तो एक ही है पर अनेक अर्थ प्रकट कर रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे आम, आम तो एक फल का नाम हो गया। दूसरा, जैसे बोलते हैं ना आम बात है, ये तो आम आदमी है, आम मीन्स क्या हो रहा है? वहाँ साधारण को प्रकट कर रहा है। दूसरा है अंश, अंश मीन्स क्या होता है? हिस्सा। मेरा इसमें इतना अंश है, यानी कि इतना भाग है, हिस्सा या भाग। कोण में भी आता है ना, एंगल बनाते हैं, वहां भी क्या आता है? अंश। किरण को भी क्या बोलते हैं? अंश। एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सबसे अच्छा है आपका जो पूछा जाता है, द्विज। द्विज के तीन अर्थ होते हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा दांत, तीसरा पक्षी। तीनों ही इसके अर्थ याद रखना, पक्षी, दांत और ब्राह्मण।
ब्राह्मण, ठीक है। अगला एक और यहाँ पर मैं आपको इसका बता देती हूँ। नेक्स्ट, अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है? पीताम्बर में भी अंबर आया था। अंबर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। और दूसरा मतलब क्या होगा? गगन, यानी कि आसमान। ये अंबर के दो शब्द हो गए, सॉरी अर्थ हो गए। ऐसे ही मुद्रा, मुद्रा होती है ना पैसे वाली मुद्रा, तो एक तो उसका अर्थ हो गया क्या? पैसे या सिक्के, और दूसरा ध्यान मुद्रा में लीन है ना, तो वो जो आकार बनता है वही, वो भी क्या है आपकी? मुद्रा, यानी कि एक आकृति। तो मुद्रा के भी दो अर्थ हो गए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? अगला है विलोम शब्द, अर्थ के आधार पर ही है आपका। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देंगे, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देगा, कहलाता है विलोम शब्द। जैसे रात का दिन, उदय का अस्त, आदर का अनादर। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको 3 शब्द दे रही हूँ, उनके विलोम मुझे फटाफट से बताइएगा। जागृत का विलोम, और उत्थान का विलोम, लिखते जाइएगा कमेंट में। मूक का विलोम, और प्रत्यक्ष का विलोम। ये 4 विलोम शब्द बताइएगा। नहीं आएँगे तो फिर मैं इनका बताऊँगी। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो जो शब्द समान अर्थ देते हैं, यानी कि एक दूसरे के जैसा ही अर्थ देंगे, वो कहलाते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इनको हम एक दूसरे की जगह प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जो शब्द समान अर्थ देंगे और एक दूसरे की जगह प्रयोग कर लिए जाएँगे, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा का देखिएगा, पवन, वायु, समीर और प्रकंपन, ये हवा के पर्यायवाची हो गए। ऐसे ही आगे आप देख सकते हो घर के पर्यायवाची, ग्रह, सदन, आवास, आलय, घे, ये से अब सब क्या हो गए? घर के पर्यायवाची। यहाँ पर मुझे 2 अर्थ बताइएगा, अनल किसका पर्यायवाची है और अनिल किसका पर्यायवाची है? अभी जब सम श्रुति भिन्नार्थक पढ़ाऊंगी वहां पर भी ये आएगा। सुनने में जो समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग देते हैं, वो होते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक या फिर सम श्रुति भिन्नार्थक। वहां पर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अनल और अनिल का। आगे बढ़ते हैं, समोच्चारित भिन्नार्थक। देखिए आ गया आपका अगला टॉपिक। ऐसे शब्द जिनका स्वर, मात्रा और व्यंजन के आधार पर उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन उच्चारण में एक जैसे ही रहते हैं पर अर्थ अलग अलग देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ऐड करिएगा इसमें, जो उच्चारण में तो समान है लेकिन अर्थ अलग अलग देंगे, अर्थ अलग अलग देंगे, वो होते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक। उच्चारण लगभग समान होता है, एग्जैक्ट समान नहीं होगा, ठीक है। जैसे अनल और अनिल, तो अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। ऐसे योग और योग, तो योग यहाँ पर जोग होना चाहिए, ठीक है। जोग, योग और जोग, तो योग का मतलब है जोड़ और जोग का मतलब होता है मिलान करना। राज और राज्य, राज का मतलब है रहस्य और राज्य का मतलब क्या होता है? प्रदेश। तो इनको बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ऐसे और भी आप कर सकते हो, यहाँ पर देख लीजिएगा। एक होता है अंश और एक होता है अंश। अंश मीन्स होता है भाग और अंश मीन्स होता है कंधा, ठीक है। उपकार, अपकार, उपकार मीन्स भलाई, अपकार मीन्स बुराई। ये भी लिख देते हैं यहाँ पर। उपकार मीन्स क्या होता है? भलाई करना, और अपकार मीन्स बुराई करना, ठीक है। देखो उपकार अपकार अलग सेम रहे हैं बट अर्थ बिल्कुल ही अलग है। अगला है प्रयोग या फिर विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विकारी शब्द और दूसरा आएगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तन आ जाता है या बदल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसे मैंने बोला कुत्ता भौंक रहा है, और फिर अगला सेंटेंस बोला कुत्ते भौंक रहे हैं। दोनों सेंटेंस में मैंने क्या किया? वचन को बदल दिया, कुत्ता से क्या कर दिया? कुत्ते कर दिया। तो कुत्ता कुत्ते ये बदल गया कि नहीं? और उधर आप क्रिया भी देख रहे हो बदल गई, भौंक रहा है और भौंक रहे हैं बदल गया, यानी कि वचन बदलने पर परिवर्तन आ गया। ये क्या है? दोनों ही शब्द जो यहाँ पर आ रहे हैं, संज्ञा और आपका क्रिया, दोनों कैसे हो गए? विकारी शब्द हो गए। एक एग्जाम्पल लिंग से समझ लो। मैंने बोला वह खेल रहा था, पुल्लिंग शब्द। वह खेल रही थी, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे ही लिंग बदला, खेल रहा था से खेल रही थी हो गया।
बदलाव आ गया। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है, तो कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे? विकारी आ जाएंगे। आपके 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। वो 4 शब्द हैं कौन कौन से? पहले संज्ञा, दूसरे सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, ताजमहल, हाथी, ठीक है, कमल, पुस्तक, घर, मकान, भारत, जापान, ये सारी की सारी, जयपुर, अमृतसर, ये देशों के नाम, आपके जनपदों के नाम, सबके सब क्या है? जो भी आसपास दिख रहा है, पेंसिल, रबड़, कटर, दरवाजा, खिड़की, सब के सब क्या हैं? आपके संज्ञा शब्द हैं। जितना भी संसार में आपको दिखेगा, गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ठीक है, सब क्या है? संज्ञा हैं। बच्चे, संज्ञा, ठीक। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे मैं, तुम, आप, वह। मैंने बोला राम रोज विद्यालय जाता है। राम अपना काम करता है। राम अपने माता पिता का आदर व सम्मान करता है। बार बार राम 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 कर रहे हैं ना, इससे अच्छा हम क्या करें? राम को बस एक बार बोलें और उस राम की जगह कोई ना कोई अलग शब्द ले आएं। यानी कि नाउन जो बार-बार रिपीट होता रहता है, संज्ञा बार-बार किसी उसमें पैराग्राफ में आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम वहाँ क्या प्रयोग कर लेते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया करेंगे वो कहलाएगा सर्वनाम। राम रोज विद्यालय जाता है, वह अपना काम अच्छे तरीके से करता है, वह अपने माता-पिता का सम्मान करता है। ये जो वह शब्द है, ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है? अगला है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण शब्द। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि मेरे पास लाल शर्ट है। कैसी शर्ट है? लाल। शर्ट क्या हो गया? संज्ञा। और कैसी थी? लाल थी। तो शर्ट की विशेषता क्या है? लाल। लाल क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण हो गया। मैंने बोला काला घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या है यहाँ पर? संज्ञा। घोड़ा क्या है? संज्ञा। और कैसे कलर का है घोड़ा? काला। काला क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई घोड़े की। तो काला हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। ये ऐसे ही नीला, गोरा, सुंदर, ये सभी क्या है? विशेषण शब्द हैं। गीता सुंदर है। गीता कोई लड़की है, सुंदर है वो। तो गीता की विशेषता क्या हो गई? कि वो सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण हो गया। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, विशेष्य किसे कहते हैं? ये बहुत पूछा जाता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा या सर्वनाम कहलाता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होंगे? जैसे यहाँ पर भी मैंने बोला गीता सुंदर है। तो गीता की विशेषता क्या थी? सुंदर होना। सुंदर होना तो बन गया विशेषण, पर जो गीता है वो क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो किसकी विशेषता? घोड़े की विशेषता तो है कि वो काला है। काला शब्द हो गया यहाँ पर विशेषण, और जो घोड़ा है वो घोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशेष्य। उम्मीद करियो विशेषण और विशेष समझ गए होगे। नेक्स्ट है आपका क्रिया। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यहाँ पर मैंने बोला मोहन एक अच्छा लड़का है। इसमें बताइएगा विशेष्य और विशेषण क्या है? मोहन एक अच्छा लड़का है, विशेष्य और विशेषण बताइएगा। अगला बताइएगा कि एक और सेंटेंस में आपको देती हूँ। मेरे पास लाल बैग है। लाल बैग है। तो बताइएगा यहाँ विशेषण और विशेष्य क्या है? अगला है क्रिया किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, हंसना, खेलना, रोना, गाना इत्यादि। ठीक है, गाना भी यहाँ लिख सकते हो। पढ़ना, लिखना सब क्रियाएं हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना सब की सब क्या है? क्रियाएं। जिनसे किसी काम के करने का बोध होगा या काम के करने का एहसास होगा, करना या होना पाया जाएगा, वो कहलाती हैं क्रियाएं। अगला है अविकारी शब्द। 2 प्रकार के थे, विकारी, अविकारी। विकारी में कौन से आ गए? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अविकारी शब्द पर आते हैं। तो जो शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो दूसरा नाम क्या है? अव्यय। ठीक है, अविकारी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हमने पहले पढ़ा था क्या? विकारी शब्द।
चलो आगे पढ़ते हैं अव्यय की तरफ। अव्यय क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बोला कि राम ऊपर खेल रहा था, हमने लिंग बदल दिया, हमने बोल दिया सीता ऊपर खेल रही थी। तो क्या इस ऊपर वर्ड में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ ना। खेल रहा था और खेल रही थी में बदलाव हो गया, ऊपर में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं वह ऊपर खेल रहा था और वे ऊपर खेल रहे थे। जैसे ही वचन बदला तब भी कोई बदलाव नहीं हुआ, ऊपर का ऊपर ही रहा। तो ये ऊपर शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। ऐसे हमने बोल दिया सीता धीरे धीरे चलती है, और यहाँ पर बोल दें हम मेरे पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे में कोई अंतर नहीं हो रहा, लिंग बदल गया, ठीक है, सीता थी स्त्रीलिंग, पिताजी थे पुल्लिंग, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता विकारी अविकारी शब्द कहलाते हैं, और इनको अव्यय भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, धीरे धीरे, जहाँ वहाँ, बहुत कम, जल्दी, ऊपर नीचे इत्यादि। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर बोला पुजारा धीरे धीरे खेल रहा था। तो धीरे धीरे किसकी विशेषता है? इस क्रिया की विशेषता है, खेलने की विशेषता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे पिताजी तेज दौड़ते हैं, दौड़ने की विशेषता क्या हो गई? तेज हो गई। तो तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषताएं होती है ना वो कहलाती हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, तो ये क्या हो गई? धीरे धीरे, यहाँ बहुत धीरे धीरे, ये किसकी विशेषता हो गई? क्रिया की विशेषता हो गई। मेरी मैम बहुत तेज, या मेरी मैम बहुत बोलती हैं। तो बहुत बोलती हैं, बोलने की विशेषता क्या हो गई? बहुत हो गई। तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण, ठीक है। तुम बहुत खाते हो, खाने की विशेषता क्या हो गई? बहुत ज्यादा खा रहा है ना कोई, तो वो बहुत क्या है वहां पर? क्रिया विशेषण। अगला है संबंध बोधक अव्यय। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ में रिलेशन यानी कि संबंध बताते हैं वो कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय, जिनको प्रपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन होंगे? मैंने बोला कि राम नीचे खेल रहा था, किसके साथ विशेषता हो गई? ठीक है, राम नीचे खेल रहा था, नीचे हो गया ना। तो नीचे यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय बता दिया। मेरे घर के पास मेरे मित्र का घर है। पास, तो पास क्या है? बता रहा है ना कि समीप में, एक का रिलेशन दूसरे से, तो पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऐसे नीचे, ऊपर, समीप, ये सारे के सारे क्या है? संबंध प्रकट करने वाले हैं, ठीक है। मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है, क्या है? कहाँ? मेज के ऊपर बैठी है ना, तो वो ऊपर शब्द क्या है यहाँ पर? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या फिर दो उपवाक्यों या खंडों को जोड़ने का काम करते हैं वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे मैंने बोला कि मैं और सीता बाजार जाएंगे। मैं और सीता, मैं एक शब्द है, सीता एक शब्द है, दोनों को किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया। तो ये और यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ऐसे मैंने बोला कि मैं अपनी नानी से मिलने गया लेकिन वह नहीं मिली। तो ये लेकिन क्या हो गया? इस लेकिन ने दो वाक्यों को जोड़ा ना, मैं अपनी नानी से मिलने गया, वह नहीं मिली, लेकिन वह नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लेकिन ने जोड़ दिया। ऐसे बोला कि मैंने बहुत परिश्रम किया लेकिन पास नहीं हुआ, या परंतु पास नहीं हो पाया। तो परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे कर सकते हो कि सीता, सीता बार बार आ रही है, मोहन ले लेते हैं। मोहन बहुत बुद्धिमान है लेकिन गरीब है। तो क्या हो गई? लेकिन ने दो को जोड़ दिया, दो चीजों को। ले मोहन बुद्धिमान है और क्या हो गया? वह गरीब है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन वह गरीब है। तो लेकिन क्या है यहाँ पर? समुच्चय बोधक। अब जो जोड़ने का काम करेंगे दो शब्दों को, वाक्यों को या उपवाक्यों को, छोटे छोटे खंडों को, वो कहलाते हैं यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव।
नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य और क्रोध को प्रकट करते हैं, अचानक से घृणा, तिरस्कार, इन भावों को प्रकट करेंगे, इन इमोशंस को प्रकट करेंगे, वो कहलाते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ये आ जाएंगे इसमें। जैसे हाय, वाह वाह, छी छी, वाओ कितना सुंदर पुष्प है, ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी ये काम ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, तो आराम से समझ गए होगे। उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर आया है, उत्पत्ति के आधार पर। पहले लिख दिया था ना व्युत्पत्ति, वहां थोड़ा गलत था। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए ज्यों के त्यों, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे अश्रु, अमृत, अवतार, गोधूम, ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। इसी तरीके से और हस्त कर सकते हो, हाथ का तत्सम है ये। तो इस तरीके से ये सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द में आ जाएंगे। अगला आपका क्या है? तद्भव शब्द। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में कुछ बदल कर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? तद्भव शब्द। जो हिंदी से बदल के प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पर रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव। जैसे अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू, अमृत का अमीय, अवतार का अवतार, गोधूम का गेहूं। ऐसे और कर सकते हैं। यहाँ पर कार्य, कार्य संस्कृत का शब्द है और कार्य का यहाँ पर हो जाएगा काज या फिर कारज, काम, ये ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं। और वर्ष, वर्ष, यहाँ आ जाएगा वर्ष। बोलते हैं ना 4 बरस लो कूकर जीवे, ठीक है, 4 बरस, वर्ष वाला ये। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय मतलब एक ही क्षेत्र में ही है या देशी भाषा के हैं और प्रचलित हो गए हैं अब हिंदी में, वो कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे खुरपा, घेवर, ढक्कन, पटाखा, चुटकी, ऊधम, धकाधक, ठीक है, घपा, इस तरीके से वर्ड मैंने पिछली बार भी बताए थे आपको। विदेशज या विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं लेकिन अब हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं वो कहलाते हैं विदेशज या विदेशी शब्द। जैसे फारसी के कुछ शब्द हैं, दुकान, चाकू, अदालत, ये फारसी भाषा के हो गए हैं। अरबी भाषा का है हकीम, सिफारिश, इमारत इत्यादि। तुर्की का है अलमारी, कालीन, दरोगा, तोप। पुर्तगाली का आल्पिन, स्त्री, या आल्पिन याद रखना, पूछा जाता है कौन सी भाषा का है। और कनस्तर, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा की तो पहचान ही लोगे। पेंसिल हो गया, स्कूल हो गया जो प्रचलित है, अब हिंदी में भी हम स्कूल लिख लेते हैं। गजट, पेन, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? इंग्लिश के हैं। कैप्टन भी लिखने लगे अब तो हिंदी में ही। फ्रेंच का काजू, अंग्रेज कारतूस, कर्फ्यू, मेयर। चीनी भाषा का चाय, चीनी, चीकू, लीची इत्यादि हो जाएंगे। जापानी का रिक्शा, सुनामी, साइबो, शीज इत्यादि, ठीक है। तो ये आपके रहे जापानी यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और बता दूं जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वो है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। संकर का मतलब होता है जुड़ना या फिर मिलना। तो संकर शब्द ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं से जुड़ करके बने हैं। दो भाषाओं से जुड़कर जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया, माल गोदाम। अगला एग्जाम्पल दे दिया रेल गाड़ी। रेल क्या है? इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया रेल गाड़ी। कपड़ा उद्योग, कपड़ा हिंदी में आ जाएगा और उद्योग संस्कृत भाषा का शब्द आ जाएगा। तो कपड़ा उद्योग क्या है? एक संकर शब्द है। मतलब दो भाषाओं को मिलाकर के, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना देते हैं, वो होता है संकर शब्द। फटाफट से रिवीजन करते हैं एक बार। शब्द के भेद, शब्द को रचना के पहले अर्थ के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक को ही आपके बांट देंगे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, इस प्रकार से एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति, भिन्नार्थक। क्लियर?
रचना के आधार पर कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर पहले 2 बाँटे हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें विकारी को बाँटा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में। अविकारी को फिर 4 भागों में बाँटा है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो 4 इसके हैं, 4 इसके हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद अगर बात करें तो पहला है आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर। तो आपका शब्द पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।